नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी सत्ता में आकर देश को बदलना चाहती है, देश में विकास करना चाहती है। ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं जो बसपा सरकार में प्लानिंग सचिव रहे, IAS है चंद्रपाल जी हमेशा ये चाहते हैं एक आदर्श समाज बने और आदर्श समाज बनाने के लिए उन्होंने आदर्श समाज पार्टी का गठन किया और आदर्श समाज पार्टी गठन करने के बाद ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने लोकसभा चुनाव आगरा सीट से नामांकन किया है और क्या प्लानिंग है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ चर्चा करने के लिए साथ हैं जी चंद्रपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मेन मकसद है आपका चुनाव लड़ने का? आपने सही तो कह दिया कि आदर्श समाज बनाना ही चंद्रपाल का उद्देश्य है और ये भी कहा है कई बार, जब तक आदर्श समाज नहीं बनेगा तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा और सुनिश्चित करूँगा कि समाज जो है राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और सामाजिक ये जो असमानता है इससे छुट्टी मिले। चंद्रपाल जी, जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आदर्श समाज बने, लेकिन आप जैसे नेताओं की, आप जैसे लोगों की कोई सुनता क्यों नहीं है? फिर ऐसा है ना, नेता तो ये लड़ाई तो नेता ही के खिलाफ है। प्राइमरीली मेरी जो संघर्ष है वो उन्हीं के खिलाफ है, क्योंकि वो बदले तो सब देश बदल सकता है और वो बदलना नहीं चाहते। क्योंकि राजनीतिक अपराधीकरण का मुद्दा ले लो तो मैंने 2 आदमियों को, जब मैं कलेक्टर था सीतापुर में, कलेक्टर गाजियाबाद में था, तो बड़े बड़े खूंखार बदमाशों को बंद किया था। और बंद करने पर यह हुआ कि 4-4 मिनिस्टर्स घेर लेते थे कि साहब ऐसा मत करिए, ये हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। मगर हमने हिम्मत करके कह दिया, मर्डरर थे वो लोग, हिम्मत करके हमने जो उन लोगों को रोक दिया और जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट तक है बोल रहे हैं। मगर वो उसके बाद हमने तमाम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कई बार लिखा और पब्लिक में भी बोला और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब से कह के मैंने नौकरी भी उन्होंने ऑफर की थी, मैं छोड़ दी। मेरे साथ अपराधीकरण, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, मैं आप अपना सेक्रेटरी बना लो तो फिर मैं उसके लिए देखूँगी। उन्होंने कहा पद नहीं है तो मैं छोड़ के चलाया, मैंने और कोई मुझे नौकरी नहीं करनी, अब कोई परिवर्तन नहीं करना। 10 साल से भाजपा की सरकार है, तीसरा टर्नओवर आया। मोदी जी मांग रहे हैं कि मुझे तीसरी बार मौका दिया है। क्या लग रहा है मोदी जी को तीसरी बार मौका देना चाहिए? किस तरह की 10 साल की सरकार इनकी रही? देखिए, ऐसा है, मोदी जी की सरकार के बारे में अगर कुछ कहूँगा तो उसका मतलब उल्टा समझा जाए, क्योंकि मैंने पहले ही 2019 में ये लग रखा था, न अपराध न भ्रष्टाचार, आपकी बार भाजपा सरकार। तो ये जो है फिर उन्होंने ले लिया, न अपराध न भ्रष्टाचार, आपकी बार भाजपा सरकार। तो एकदम से मालूम पड़ता था कि ये तो हमारे उद्देश्यों को लेके शुरुआत कर दी और उनके पास, भाजपा के पास तो अपार धन है, अपार जो रास्ते हैं, किस तरह से वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं वो आप सभी जानते हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। हाँ, मेरा ज़रूर है कि मैं हमेशा इसी पर अड़िग रहा हूँ और इसी चक्कर में मैं किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं आ रहा। ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक नेता भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि ED लग जाती है, CBI लग जाती है, जेल में बंद करते हैं। जैसे हाल ही का आपने देखा तो क्या कहते हैं, जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल जी को जेल भेजे, पहला मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल भेजना। क्या लग रहा है कि खौफ की राजनीति भाजपा कर रही है? लेकिन अब जो चुनाव हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, तो फिर किस तरह का डर है? क्या लगता है इस बार भी डर होना चाहिए? नहीं, ऐसा है, ये तो डर कभी कभी अपने मतलब जो कुकर्म है उनसे भी होना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह के ये जेल में गए हैं, जिस तरह से मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर में काम किया है और बदमाशों को भेजा है, उससे महसूस यही हो रहा है कि इसमें कुछ न कुछ कमी जरूर रही है। तो अपने जो नेता हैं उनको को भी सोचना चाहिए। जो नेता जिसके आप नाम ले रहे हैं, ये हमारे बाद जो है इसने पार्टी रजिस्टर कराई थी और हमने 2009 में बनाई और 11/2 उसमें रजिस्टर हुई। और इनकी जो बाद में रजिस्टर हुई, मगर क्योंकि उनके पास धन था और धन बल इसलिए क्योंकि वो तमाम उनकी जात के लोग ऐसे सहयोग के साथ, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में व्यापारी बनिया ज़्यादा छाए रहते हैं, तो उन्होंने समझा कि अपने इस केजरीवाल को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए। तो बड़ा साफ है कि हमसे लोगों ने यहाँ कहा, अरे साहब ये तो आप ही के उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार हटाओ, जातिवाद हटाओ, ये बोला वो, ये उनके साथ क्यों नहीं मिल जाते? तो मेरे मुँह से निकल गया कि इनके जो कर्म दिखाई दे रहे हैं वो एक दिन उनको जेल भेजते हैं। तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि जेल भेजने के पीछे ये लिक्विड, ये जो लिकर की वो है, तो क्यों होती?
ऐसा तो आसान नहीं है। आप बोल तो सकते हैं, हम भी बोलते रहते हैं, हमें भी ठीक है, हमें भी डर है, मगर कभी ऐसी बात तो नहीं आई। बताया गया कि जनपाल कंस्ट्रक्टिव हो जाए हमारे लिए, तो हमने कहा कंस्ट्रक्टिव आपके लिए क्या हो जाए, उन लोगों के लिए होना चाहिए जो जिनको लंच किया जा रहा है, जिनको मारा जाता है, जिनकी बेटी इज्जत लूटी जाती है, कोई कुछ कहता नहीं। तो हम जैसे आदमी को तो आपको सही सही बोल देते हैं। जैसे किसानों के मूवमेंट था, किसानों के जो बिल पास हुए, तो उस समय हमने फ़ौरन कहा कि साहब मतलब ट्विटर पे वैसे तो नहीं भेज सकते थे, ईमेल पे भेजते और ईमेल पे भेजता हूँ। मैंने कहा उनसे, लिखा कि साहब ये तीनों के तीनों बिल जो है एक तो बहुत ही खतरनाक है और जैसे हैवक क्रिएट किया जाएगा देश में। और वो वास्तव में यही हुआ और 7 से 8 आदमी मारे गए। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री को इतना नीचत छोड़ देखना पड़ा कि माफ़ी मांगनी पड़ी। हम तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाले आदमी रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब आप कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे रहे हैं, तो सुझाव पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर नाराज़ हो जाए और जेल भेज दें तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन चंद भाई, जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या लग रहा है कि जो 10 साल की सरकार मोदी जी की रही वो कितनी बेनिफिशरी या कितनी हितकारी जनता के लिए रही, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं यहाँ के इंटरनल जो मैटर्स हैं, देश के हित की बातें और कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनको मैं प्लानिंग सेक्रेटरी रहा हूँ, भारत सरकार में भी रहा हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी रहा हूँ। तो प्लानिंग का जहाँ तक संबंध है, प्लानिंग तो हमारे साथी लोग ही, प्रधानमंत्री का तो फाइनल अप्रूवल होता है, करने वाले तो वही है ज़्यादातर। लेकिन सरकार की मानी जाती है कि सरकार कर रही है, क्योंकि मोदी जी आज देश में विकास का एक डंका बजा रहे हैं, देश में विकास का डंका बज रहा है। तो आपके हिसाब से आप प्लानिंग मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या सर क्या कहें? मैं प्लानिंग मिनिस्टर नहीं रहा, मगर प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन भारत सरकार रहा हूँ। तो उसमें उस समय सारी योजना जो बनती हैं, ये डंका की बात नहीं। देखिए, हमारे उसमें भी था योजनाबद्ध विकास, हमारा उद्देश्य था, और इन्होंने भी योजनाबद्ध विकास ही लिया है, मगर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो आप आशा करोगे हम ही हैं, कहने के बावजूद भी हम नहीं मानते। और हमने कहा कि साहब योजनाबद्ध विकास का मतलब है सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये माननीय अपने प्रधानमंत्री को मैं हमेशा आगाह करता रहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास। वो कहेंगे, कभी विश्वास कह देंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए। हमने भागीदारी नेशनल प्लानिंग में टॉप पर रखी थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में भी रखी थी कि शुरू का सब प्लान बनाया था कि उनको 4% खर्चा होता था। हमने कहा कि ये तो बहुत गलत है, 21% उनकी पॉपुलेशन है तो 21% दीजिए। तो 21% देना शुरू हुआ, भारत सरकार में भी सुनिश्चित कराया है। तो वो वाली बात नहीं आने देते। हो सकता है उनका कुछ एजेंडा रहा हो, एजेंडा का नहीं करना चाहते। मैं विकास के जहाँ तक संबंध है, उन्होंने बहुत सी गाड़ियाँ चलवाई, ट्रेन चलवाई, ये करी, बड़ा अच्छा लगता है और प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, महसूस होता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट वो बहुत अच्छा देते हैं, सबको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं और फिर भाषण बहुत अच्छा देते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है भाषण उनका। तो और फिर दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ है कि झुक करके प्रणाम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इतना कोई झुकता है क्या? मगर ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे अपने को सब तोड़ देते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल झुका देते हैं, इससे इतना प्रणाम करते हैं जनता को। तो वो बात जनता को पसंद आती है, मुझे भी पसंद आती है, बहुत अच्छे नंबर हैं, सब कुछ है। मगर जो मतलब की बात है वो जब महसूस होता तब मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन ही इसी के लिए पैदा हुआ। अब चंद भाई, अब चुनाव लड़ रहे हैं, किस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकता है आपके रहेंगी, क्या जनता के लिए क्या सुझाव? देखिए, मैं यहीं से आगरा में पैदा हुआ, आगरा ही में पढ़ा लिखा, आगरा ही से BSc किया, MSc किया, टॉपर रहा, और फिर उसके बाद नौकरी के बाद भी मैं यहाँ आता रहा, लोगों से संपर्क में रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ के लोगों को गाइड करूँ। इसलिए मैंने कहा कि जो मेरी योजना है कि सबका साथ सबका विकास और सबकी भागीदारी, वो सबको उसका फ़ायदा मिले। और मैं अपने ही जो जन्मभूमि का है वहाँ का कर्ज होता है, महसूस होता है कि मैं पढ़ता था तब क्या था और आज क्या हूँ। उनके बदौलत मैं कहाँ पहुँचा। मेरे फादर नहीं थे, 7 वर्ष की उम्र में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, फिर भी मैं पढ़ गया, वहाँ पहुँच गया। मैं कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकता कि सेक्रेटरी MSME बनूंगा। जो आज MSME की सारी सरकारें MSME चिल्ला रही हैं, सारी योजनाएं हमारी हैं, नाम भले नहीं आए। और भागीदारी की बात आ रही है तो वही हमारे प्रधानमंत्री के बीच में बस यही है। मगर वो इनडायरेक्टली कहते थे, उन्होंने कह दिया कि सर गेहूँ दे रहे हैं, हम चावल दे रहे हैं, हम दाल दे रहे हैं, फलान दे रहे हैं। मेरा इस पर मतभेद है। मैं अपना जो मेरा विचार है कि हमारे गरीब जरूर हैं, मगर उनका अपना जो मान सम्मान बढ़ाना है तो उनको ये आटे और अनाज देने से नहीं बनेगा।
उसको अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दिलवाइए। और ट्रेनिंग के लिए भी हमने व्यवस्था की थी कि कैसे ट्रेनिंग होगी, कि स्किल डेवलपमेंट होगा। ITI 84 ITI यूपी में खोली थी, क्योंकि ITI की ट्रेनिंग हुआ तो अपने हाथ से कुछ कमाएगा खाएगा। तो अपने हाथ से कमाने खाने वाली बात, मजदूर है उसको उसकी तनख्वाह तो मिल जाए, हाथ से जो काम करता है वो आप करिए। वो नहीं करना चाहते कोई ना, आप जो है मुश्किल से 200 रुपये देते थे मनरेगा में, आज 200 रुपये में काम चलेगा? उनको कम से कम 1000 रुपये मिलना चाहिए मजदूर को, आज की महंगाई को देखते हुए, तब उसका कुछ उतार हो सकता है, स्वावलंबन आएगा। और मैं समझता हूँ स्वावलंबन नहीं है तो ये तो एक तरह का, मेरे बातों में यह है जैसे पुरानी ट्रेडिशन थी हिंदूवादी की है और जो मनुवादी की, कि भाई जो जितने हैं गरीब छोटे मोटे हैं इनको दे दो टुकड़े टुकड़े, पुराने कपड़े दे दो या खाने को दे दो या कुछ कर दो। उसका स्वरूप बदल गया है। यानी प्रधानमंत्री का फ़ोटो आता था तो मैं तो प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे बुरा लगा प्रधानमंत्री का इतनी, हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बाहर जाते हैं तो तालियां बजती हैं, बाहर देते हैं, गले लगाते हैं, और वो अपना फ़ोटो एक काय में लगा रहे हैं कि जो 5 किलो घीस के गिराते हैं, तो वो शायद बंद हो गया, तो नहीं लेते। तो ये सुधार करने का ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री ने बाहर के जहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है बहुत अच्छा काम किया है, मगर इंटरनली मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको 10 में 7-8% ही मार्क दे सकता हूँ। जिस तरह से आपने कहते हैं चंद्रपाल जी कहा कि आम आदमी पार्टी आपके बाद में गठन हुआ और आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि उनके धनाढ़ लोग थे, उनके साथ थे। लेकिन वहीं काशीराम जी बाबा साहब का कहना था कि देश में 85 और 15 की लड़ाई है, SC ST OBC जिस दिन जागे उस दिन 85% लोगों की सरकार होगी। जिस तरह से आप आते हैं, आप SC वर्ग से आते हैं, तो आखिर क्या मानते हैं क्यों नहीं सरकार बन पा रही है? क्या सिर्फ पैसे के बल पर ही सरकार बनेगी या वोट या जनता या जो एक बड़ी आबादी है, बहुजन आबादी है, उसकी कभी सरकार बन पाएगी? ऐसा है, ये जो प्रारंभ है 95 में आपकी जो BSP की सरकार बनी मायावती जी की, तो मुझसे उससे पहले ऑफ़र किया गया था कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए। वो भी लालजी टंडन एंड मानवर काशीराम जी। तो हमने कहा मैं तो IAS ऑफिसर हूँ, IAS ऑफिसर काम तो ऑल है, जो बनेंगे तो उनके नेता बनेंगे। तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और पहली बार फिर मुझे बुला करके कहा गया 10 साढ़े 10 बजे कि आप जो है मैं आपको प्लानिंग सेक्रेटरी बना दूँ। तो मैंने कहा आप प्लानिंग सेक्रेटरी बनाई, तो मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं, उनको किसी में कोई बना लीजिए। नहीं मैं तो आप लौट के गई, वहाँ शायद मानवर जी से बात हुई होगी अंदर कमरे में, कहा 5 कारदास मारूंगा। उन्होंने कहा नहीं उसी को कहो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो और उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर हूँ मैं बना दूँ, तो आई कुड नॉट से एनीथिंग। ठीक है, फिर आप बनाइए, फिर आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही है मेरे साथ। तो वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। पहली मीटिंग में 3 महीने के करीब रही, 3 महीने में आप देख लेना कितनी योजनाएँ मैंने लागू की, कमिटमेंट। हम सरकार की बात करेंगे, SC ST OBC 85% लोग हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बन पाती? नहीं इसलिए नहीं बनी थी सरकार में, सरकार तो बनी भारत सरकार। अच्छा, भारत सरकार में नहीं बन पाती है वो। तो आप देखिए हमने जो ऑब्जर्व किया है वो ऐसा लगा कि सारे के सारे लोग दलितों के खिलाफ हैं। कोई भी दलित प्राइम मिनिस्टर शायद ही पसंद करेगा। अभी कहने वाले ज़रूर हैं मुझसे, आप जैसे ये कांग्रेस की बात आई थी कि खड़गे साहब जो है हिंदी संयोजक बनाए जाएंगे, संयोजक चलता रहा कुछ दिनों में। तो उससे पहले बिहार के जो, उसके बाद बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे वो फ़ौरन आके खड़े हो गए बीच में। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, मेरी मेहनत है और ये खड़गे साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, घोषित हो जाएंगे। तो उन्होंने दाव खेला कि कुछ करेंगे, मैं नहीं बनना चाहता समझे। खड़गे साहब ने भी कह दिया मैं नहीं बनना चाहता। इसी बीच में हमारे जो सपोर्टर्स थे BSP के, वो कहने लगे हमारी बहन जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, हमारी बहन जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। तो अब इसको अखिलेश यादव कैसे टॉलरेट करें? तो वो नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ और इसी तरह वो कोई भी, मैंने देखा ऑब्जर्व किया स्टेटमेंट्स के माध्यम से कि कोई भी पार्टी मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार नहीं। अगर मायावती प्राइम मिनिस्टर बनते तो किस तरह के प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे, लगता है क्या? नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अब मेरा पर्सनल रहा है उनसे, पहले भी उनसे मैं कहता था, समझाता था, मगर वो समझ में तो उनको उनसे ज़्यादा विद्वान तो कोई है ही नहीं। चीफ मिनिस्टर रह चुके, चीफ 4 बार, तो कुछ भी नहीं है। एक छोटे से IAS ऑफिसर रहे हैं, वो भी रिटायर्ड है, बेकार है। मगर हमारा मत ये था कि उनको अपनी तरफ से प्रयास भी तो करना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। आप जो दूसरों का लिखा हुआ वो उसको पढ़ रही है तो क्या इम्प्रेशन जाता है? नहीं, पढ़ने की बात तो ये है कि बड़े नेता, समझदार नेता, वो सारे कागज लेके बैठते हैं जिससे कोई गलती नहीं हुई है। ये कई बार मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, क्योंकि
आवेश में कोई बात कही गलत हो सकती है। तो ये जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़ी लिखी ही बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखी बात करते हैं उनसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मुझे याद है कि मेरा ये दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है, ये MSME का, इसमें जो है एक फंक्शन था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री बैठे हुए थे मनमोहन सिंह साहब जी। उस समय मैं बगल से निकला, धन्यवाद उनको देने के वेलकम करने के लिए, और मैंने हाथ जोड़े। मैंने सर मैं तो एक्स्ट्रा पोर्ट बोलता हूँ, एक्स्ट्रा पोर्ट बोलने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे आइडियाज़ मालूम पड़ते हैं और किसी के दूसरा लिखा हुआ मुझे पसंद नहीं है। आप माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गलती हो। मैंने ठीक है, मैं गया बोलने, मुझे याद है घटा, इसलिए आज ये देखा जब माइक पर खड़ा हुआ बोलने के लिए स्वागत किया, उनका तमाम उनके गुण बताए कैसे कैसे है, क्या है, कैसे सॉफ्ट स्कोप है, हार्ड क्लास पर है, मैन प्लान है, ऑनेस्ट है, ये सब बातें कही। तो उसके बाद खुद ताली बजाई उन्होंने, यानी मेरे एक्सटेम्पोर भाषण पर ताली बजाई, उसका असर पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, लिख के भले ही लाते हों, इधर भी लिखते हैं इधर भी लिखते हैं, मगर जब बोलते हैं तो लोगों को ये नहीं महसूस होता कि ये पढ़ रहे हैं। ये अंतर है। तो दोनों में उनको सुपीरियरिटी दिखाने के लिए और काबिलियत दिखाने के लिए उन्होंने करनी चाहिए। अब वो एक तरह सालों से बैठ गई, अब अंत तो पहले कहते थे हमारा परिवार का कोई आदमी वो नहीं बनेगा, अध्यक्ष नहीं बनेगा, अब उन्होंने आगे कर दिया अपने भतीजे को। जैसे चंदपाल जी से आपने कहा कि मुझे मोदी जी का भाषण अच्छा लगता है, मुझे मोदी जी की प्लानिंग अच्छी लगती है, मोदी जी से आप प्रभावित हैं। जिस तरह से मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, वहीं मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, महिलाओं को नग्न कर दिया जाता है। हमारे देश में भी जो पहलवान महिला थी उन पर हमारे देश की सेना जूते मारती है, तो तब वो भाजपा का चेहरा कहाँ जाता है? नहीं, आप देखिए, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, मैंने प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री भाजपा की, इसमें कोई पर्सनल बात नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में अभी मैंने आपको दिया नंबर दिया ना, परसेंटेज असेसमेंट का जी, कि इंटरनल मैटर्स में उनको मैं 7-8 नंबर % से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ इतना अच्छा प्रबंध नहीं हुआ जी। बाहर जा करके उनके सब तारीफ करते हैं जी, यहाँ के देख करके तो अच्छी बात है, खुशी होती है, मगर यहाँ इंटरनली जो उनके मैटर्स है, जैसे मुसलमानों का उत्पीड़न होना, दलितों का उत्पीड़न होना, महिलाओं को नंगा घुमाना, ये तमाम बातें हैं, मणिपुर की बात है, उसमें प्रधानमंत्री को आगे चल के लेना चाहिए, मगर वो न करके वो राम मंदिर की बात पे आ जाते हैं, कभी और धर्म की बात की आ जाते हैं, विश्वास की बात आ जाती है, और ये कहते हैं हमारा विश्वास है, आस्था है जी। तो अच्छी बात है, आस्था विश्वास रखिए, राम में रखिए, हर एक में कण में राम बसा हुआ है, हर एक के दिल में बैठा हुआ है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धर्म में राजनीति को जोड़ना भाजपा की किस तरह की नीति है? नहीं, वो धर्म को तो बिल्कुल ही नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म से करने के मतलब सब लोग हम अंधे हैं धर्म के नाम पर, वो अंधविश्वास ज़्यादा चलता है, प्रिवेल हो जाता है, और अच्छी जो अच्छाइयाँ हैं वो उसमें छिप जाती हैं। तो इसलिए धर्म को तो बिल्कुल ही, धर्म और जात तो बिल्कुल इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से होना भी नहीं चाहिए। 2019 में मोदी जी आगरा आए थे, तब उन्होंने कहा था कि आगरा में बैराज बनेगा, जहाज चलेंगे, तमाम विकास होंगे, प्रधानमंत्री बन गए। आगरा में किस तरह की ज़रूरत है, और जो भाजपा मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वो आगरा में पूरे हुए? क्या सरकार को, बीजेपी सरकार को दोबारा तीसरी बार सरकार बनना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो आगरा में जब आए थे, मैंने इलेक्शन लड़ाई जी, और मेरे इलेक्शन लड़ने से पहले ही वो आए थे और उन्होंने सब कुछ कहा, जहाँ योगी जी भी आए थे, और मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ SP सिंह बघेल को जिताने के दृष्टिकोण से आए थे। उनका पहली मीटिंग यहीं की थी, और वो दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने के बाद उस आदमी ने जो जाति बदल करके सर्टिफिकेट दे करके यहाँ से MP बन गया। 5 साल तक वो मंत्री रहा। एक बार हो गया, कोई गलती हो सकती थी। माननीय प्रधानमंत्री को मैं आगाह करता रहा, लिखता रहा, सब कुछ कहा कि ऐसे आदमी को आपने जो कर दिया है, जो दूसरी जात का है, उसको जो आप ऐसे नहीं बना सकते। वो PL पुनिया था, उसने गलत तरह से इंटरप्रिटेशन कर दिया, एंड वो धांगड़ को धनगर बना करके कह दिया कि सुभाष है, जबकि वो है नहीं। अभी भी उसने फिर सर्टिफिकेट दिया है। तो और उसके बाद नॉट ओनली दिस, माननीय प्रधानमंत्री को हमने बहुत लिखा, लिखने के बाद भी उनको आभास हो गया कि हाँ ये गलती हुई है, तो फिर करस कर देना चाहिए। नहीं, बदला उन्होंने कैंडिडेट आज भी ये तो कह रहा हूँ, इसलिए कि हाई कोर्ट में जो उसमें जुडिशरी में एक तो जज बना दिए गए जी, तो कानून मंत्री बना दिए, हाँ जुडिशरी मंत्री बना दिए गए, और तो मंत्री जब बन गए तो उसका असर तो पड़ता ही है। दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों को लड़ने का लिए। मैं तो लड़ना नहीं चाहता था मुकदमेबाजी में, नहीं, मैं ही कहता कि भाई 3 सर्टिफिकेट रखे हुए हैं उस आदमी के, फिर भी आप उसको कैंडिडेट बना रहे हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आगरा में और कोई जात का कोई आदमी शुरू का भाजपा को वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है
कि कोई भी आ जाए उसमें भाजपा में जाए और अपने आप को पाक साफ पवित्र बन जाए। तो फिर क्यों एसपी सिंह बघेल भी पवित्र हो गए? वो कह रहे हैं वो तो बघेल से पवित्र नहीं, भगवत से भी पवित्र है जी। उनको सूरकाज के जाटव जो है, जो कहते हैं जाटव वीर हैं हम, वो जाटव वीरों ने पिछले वर्ष उसमें 5 साल में जो पिछली बार हिमनगरी में यहाँ बुलाया था, कल भी बुलाया, जिसमें कि हमने सोचा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारी ये जात केवल सूरकाज के लोगों के लिए कल्याण के लिए थी, अम्बेडकर के वास्ते, और अम्बेडकरवादी नहीं है, फिर भी उसे अम्बेडकरवाद के नाम से बुलाया जा रहा। मैं तो नहीं गया, पिछले टाइम में किसी समय गया ना अब गया, क्योंकि ये तो बहुत हमारे बाबा साहब का नाम फर्जी लेके और जो लुटेरे डकैतों को बुलाओगे आप, तो कोई सम्मान बाबा साहब का नहीं रहेगा। कुछ दिनों के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात हुई। ये थे हमारे साथ IAS चंद्रपाल जी, जो प्लानिंग सचिव रहे, चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आगरा से सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के अगर मोदी सरकार और विशेष तौर से मोदी जी की बात करें तो मोदी जी से प्रभावित तो नज़र आते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली से प्रभावित नहीं है। जिस तरह से देश की हालत और बदहाली बनी हुई है, उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। अगर अंकों की बात अगर करें तो चंद्रपाल जी प्रधानमंत्री को 10 में से 7 अंक देना चाहते हैं, लेकिन वहीं जिस तरह से भाजपा मोदी सरकार गलत लोगों को अपनी पार्टी में लेके लगातार उनको पद पर लगा रही है, मंत्री बना रही है, सांसद बना रही है, वो देश के हित में नहीं है। चंद्रपाल ये चाहते हैं कि एक देश जो आदर्श देश बने, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे, बहन बेटियां सुरक्षित रहे। जिस तरह से मणिपुर की घटना है, मणिपुर की घटना पर खासे परेशान हैं, खासे आहत हैं कि मणिपुर में इस तरह की घटना हुई, हमारे देश की बहन बेटियों को नंग घुमाया गया, 5 किलो चावल देकर इस देश को गुमराह किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, उन्हें एक तरह से मानो कि भिखारी बनाया जा रहा है। अगर चंद्रपाल जी कभी भी चुनाव जीतते हैं तो इस जनता की जो बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षा और स्वास्थ्य और विकास की पूरी जिम्मेदारी लेकर इस चुनाव में उतरे हैं और लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। जब भी जनता इन्हें मौका देगी तो जनता की सेवा भरपूर करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस धनाढ़ भरी दुनिया में चुनाव एक ऐसे विशेष व्यक्ति के लिए जीतना कितना मुश्किल है। क्या इस तरह के गरीब व्यक्ति या जो जिन पर संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्या वो कभी चुनाव जीत पाएंगे? और अगर जीत पाएंगे तो ये भी किस तरह का जनता का भला कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल आज भी देश की जनता के लिए बना हुआ है। हर चीज़ प्लानिंग किया है पूरे जीवन भर और वो हम चाहते रहेंगे। हमें किसी बात का डर नहीं होगा। जो सही है, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक हैं। हर आदमी को जीवन भर यही हर चीफ मिनिस्टर को कहा कि सर ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मेरा अधिकार भी है, क्योंकि मैं तो भ्रष्टाचार बंद हो, सांप्रदायिकता बंद हो और मानव एक समाज जियो जीने दो। आदर्श समाज पार्टी की क्या पहचान? मानव एक समाज जियो जीने दो। भाइयों बहनों, आगरा के नवयुवतियों, मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ कि 3 बार हम MP का इलेक्शन आगरा से लड़े, क्योंकि आगरा से अटैचमेंट था, हृदय में रहता है आगरा, और 4थी बार हम दाखिल कर रहे हैं, पर्चे फिर किया है, नामांकन कर हुआ है। हमें के बारे में सिर्फ ये समझिए कि हमारी योग्यता क्या है। हमें MSc PhD DLIT हूँ। दूसरा, हमने क्या क्या कार्य किए हैं सरकार के रूप में विभिन्न पदों पर रहते हुए। 36 वर्ष में IAS में हमने क्या काम करा है, और स्पेशली दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, आज के नेता तो उसे ढूंढ पाएंगे, तब कहीं कुछ सोच पाएंगे। यहाँ तो कर दिया, करवा के उसमें बहुत से डाउनलोड भी कर दिए लोगों ने, मगर हमने जो काम किया है, हम वायदा करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम आपके लिए लाएंगे। शिक्षा के संबंध में, रोजगार के संबंध में, भुखमरी के संबंध में भी बात में, और सुधारात्मक कदम करने के लिए जो योजनाबद्ध विकास और उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। हमारा एजेंडा बिल्कुल है 2009 का, न राजनीतिक अपराधीकरण, न भ्रष्टाचार, और न ही आपको वो ये रखते हुए आ रखिए। कृपया करके आप देख लीजिए, इसको करेंगे तो मेरा भी गौरव बढ़ेगा और मेरे साथ साथ आपके आगरा का गौरव अवश्य ही बढ़ेगा। एक बार मौका दे दीजिए, एक बार कम से कम हमें मौका दे दीजिए। आप देखिए कि एक बार में वो परिवर्तन करके रख दूंगा, तो आप याद रखोगे मुझे। ठीक। अब फिलहाल हम देखेंगे ये कि आखिर चंद्रपाल जी को जनता कब लायक करे और कब देश का इस क्या कहते हैं संसद में या विधानसभा में एक अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।